dq be a small charge starts flowing from C1 to C2। अब यहाँ थोड़ा सा ड्रामा होगा, डिफरेंट। क्या डिफरेंट होगा? जिसको चार्ज छोड़ना है यानी C1 उसका तो चार्ज लॉस होगा, है ना। ठीक, अब है कि वो चार्ज फ्लो होके कहाँ जा रहा है भाई? C2 पे जा रहा है। C2 के कहाँ जा रहा है? नेगेटिवली चार्ज प्लेट पे जा रहा है। कौन जा रहा है? पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज का फ्लो हो रहा है फ्रॉम द प्लेट ऑफ M1 दैट इज ऑफ C1 टू द नेगेटिवली चार्ज प्लेट N2 ऑन C2। पॉजिटिव चार्ज गया, कहाँ गया? जहाँ ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज है। तो नेगेटिव चार्ज के बीच में पॉजिटिव चार्ज जाएगा तो क्या होगा? नेगेटिव चार्ज के बीच में पॉजिटिव चार्ज जाके बैठेगा तो क्या होगा? नेगेटिव चार्ज तो भूखा है, किसका? पॉजिटिव चार्ज का, खा जाएगा उसको। है ना। तो यानी कि जितना का पॉजिटिव चार्ज आएगा, एक तरह से कह सकते हो वो अपने के बराबर नेगेटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देगा। यस और नो? जितना पॉजिटिव चार्ज C1 से C2 पर जाएगा वो अपने बराबर का नेगेटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देगा। यानी कि देयर विल बी अ क्वांटिटेटिव लॉस इन नेगेटिव चार्ज ऑन द प्लेट ऑफ N2। यस और नो? इसका माने ये हुआ कि अब जो है फ्लो ऑफ चार्ज दोनों का ही चार्ज स्टोरेज को लॉस करा रहा है। प्रीवियस में क्या था? इसके पहले वाले आर्गुमेंट्स में क्या था कि चार्ज का फ्लो एक का चार्ज स्टोरेज को लॉस करा रहा था तो दूसरे के अकाउंट में वो जोड़ रहा था। एक तरफ से लॉस हो रहा था लेकिन वही लॉस क्वांटिटी दूसरे में जाके जुड़ रहा था, तो टोटल चार्ज कंजर्व था। यहां क्या होगा? दोनों का ही चार्ज स्टोरेज में लॉस काउंट होने लगेगा। इजंट इट और नॉट? सो यहां क्या लिखेंगे? फ्लो ऑफ चार्ज फ्रॉम C1 to C2, फ्लो ऑफ चार्ज फ्रॉम पॉजिटिव प्लेट, या इसको ऐसे लिखते हैं पॉजिटिवली चार्ज्ड प्लेट M1 to the negatively charged plate N2 shows that loss of charge storage will be recorded on both C1 and C2। yes or no? ये जो चार्ज फ्लो हो रहा कहाँ से कहाँ जा रहा भाई? चार्ज पॉजिटिवली चार्ज्ड प्लेट M1 से नेगेटिवली चार्ज्ड प्लेट N2 पे जा रहा है फ्रॉम C1 to C2। सो जिसने चार्ज छोड़ा उसका चार्ज लॉस हुआ, जिसने चार्ज रिसीव किया वहाँ भी चार्ज जाके उसके एग्जिस्टिंग नेगेटिव को जाके न्यूट्रलाइज कर दिया। अच्छा, जैसे यहाँ प्लस dq का इंडक्शन होगा, प्लस dq पहुंचेगा तो टोटल क्या होगा? माइनस ऑफ Q2 माइनस dq होगा कि नहीं? बात को समझ रहे हो? नेगेटिव चार्ज Q2 था, वहां कौन जाके ऐड हुआ? प्लस dq। तो प्लस dq क्या करेगा? माइनस ऑफ dq को न्यूट्रलाइज कर देगा। तो टोटल क्वांटिटेटिव वैल्यू ऑफ नेगेटिव चार्ज कितना रहेगा? माइनस ऑफ Q2 माइनस dq। हाँ या ना? अच्छा, जो प्लस dq गया बाबा वो तो माइनस dq को भी तो यहां इंड्यूस करेगा ना। प्लस dq यहां गया, इंडक्शन के जरिए वो यहां माइनस dq इंड्यूस करेगा कि नहीं करेगा? जरूर करेगा। तो वो जैसे ही माइनस dq को इंड्यूस करेगा, यहां क्या था? पॉजिटिव dq था, सॉरी पॉजिटिव Q2 था, तो अब वो क्या हो गया? उस प्लेट में भी हो गया Q2 माइनस dq, दोनों का लॉस हुआ ना।
तो यानी कि ओवरऑल डीक्यू लॉस ऑफ चार्ज स्टोरेज ऑब्जर्व्ड ऑन C2, और जिसने सप्लाई किया उसका तो लॉस हुआ ही हुआ, ठीक है। तो दोनों का चार्ज लॉस हम रिकॉर्ड कर पा रहे हैं एज अ रिजल्ट ऑफ चार्ज स्टार्ट्स फ्लोइंग फ्रॉम C1 टू C2 ड्यू टू द डिफरेंस इन पोटेंशियल। अब क्या होगा, ये दोनों का चार्ज स्टोरेज लॉस होने से दोनों लॉस होते जाएगा, ठीक है ना, दोनों का क्वांटिटेटिव वैल्यू लॉस हो रहा, तो लॉस होते होते एक समय दोनों ही जीरो के तरफ भाग रहा ना, हाँ या ना, दोनों का ही तो चार्ज स्टोरेज लॉस हो रहा, तो दोनों कहां भाग रहा, जीरो के तरफ, यानी कि दोनों में ही न्यूट्रलाइज्ड टोटल चार्ज न्यूट्रलाइज हो जाने का संभावना है, लेकिन जिसका क्वांटिटेटिव स्टोरेज कम होगा वो पहले न्यूट्रलाइज होगा ना। तो इसका मतलब कि V1 का पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा है तो उसका चार्ज स्टोरेज ज़्यादा है, तो इसमें अगर Q1 Q2 से, इनिशियल वैल्यू ऑफ Q1 Q2 से अगर ज़्यादा है तो इसका मतलब ड्यू टू द सप्लाई ऑफ चार्ज प्रोबेबली इट इज़ द सेकेंड कैपेसिटर C2 which had initial charge stored Q2 will be totally getting neutralized due to the supply of charge from C1 to C2। हाँ या ना, समझ रहे हो कि नहीं बात। जैसे चार्ज सप्लाई शुरू हुआ दोनों का चार्ज लॉस होने लगा, तो भाई जिसमें स्टोरेज कम था वो सब पहले न्यूट्रलाइज हो जाएगा ना। तो इसका मतलब है हम लिख सकते हैं एज ए रिजल्ट ऑफ इट, एज अ रिजल्ट ऑफ इट द लॉस ऑफ चार्ज स्टोरेज, द लॉस ऑफ चार्ज स्टोरेज, the loss of charge storage on both C1 and C2, on both C1 and C2 indicates that it is C2 can get fully neutralized, and becomes an uncharged capacitor, when still some charge found on C1। समझ में आया बात पूरा। दोनों का ही चार्ज लॉस हो रहा है, दोनों का चार्ज स्टोरेज में लॉस हो रहा है। क्वांटिटेटिवली जिसमें कम था, किस में कम था भाई, C2 में कम था, तो C2 का भी लॉस हो रहा। समझने के लिए ऐसे समझ सकते हो कि 10 माइक्रोकूलम चार्ज मान लो C1 पे है और 4 माइक्रोकूलम चार्ज मान लो C2 पे था शुरू में, है ना, समझ रहे हो कि नहीं। 10 माइक्रोकूलम चार्ज मान लो C1 पे था, 4 माइक्रोकूलम चार्ज मान लो C2 पे था। चार्ज सप्लाई होने लगा C1 से C2 के तरफ, है ना, चार्ज C1 से C2 के तरफ सप्लाई होने लगा, 10 माइक्रोकूलम भी घटने लगा, 4 माइक्रोकूलम भी घटने लगा। रेट ऑफ लॉस दोनों में तो बराबर ना होगा। रेट ऑफ लॉस के कारण जो एक ने लॉस किया वही तो दूसरे ने रिसीव किया, तो रेट ऑफ लॉस बराबर हो रहा है। तो ऑब्वियस है द वन विच हैड लेसर चार्ज स्टोरेज will be getting neutralized first then the other one। तो उस हिसाब से यहाँ C2 का जो चार्ज स्टोरेज कम था तो C2 का चार्ज पूरी तरह से न्यूट्रलाइज हो जाएगा बिफोर C1 गेट्स फुल्ली न्यूट्रलाइज्ड। आर यू गेटिंग मी माई पॉइंट? आर यू अंडरस्टैंडिंग? इट इज सच एन important and interesting concept that flow of charge is reducing the charge storage on both of them, as because of oppositely charged plates are connected in completing the closed loop, and this mechanism suggests that both of them will go under the loss of charge. The one who had lesser amount of charge stored will be getting neutralized first then the other one। तो वही मैंने लिखा कि as a result of it the loss of charge storage on both C1 and C2 indicates that it is C2 can get fully neutralized
फुली न्यूट्रलाइज होने का मतलब क्या कि चार्ज स्टोरेज खत्म हो गया, है कि नहीं, चार्ज स्टोरेज खत्म हो गया। तो जब खत्म हो गया तो वो बिकम्स एन अनचार्ज कैपेसिटर बन गया, जो कि हमारा कल का डिस्कशन था, याद करो। कल का डिस्कशन क्या था, यही ना था कि एक चार्ज कैपेसिटर गॉट कनेक्टेड टू एन अनचार्ज कैपेसिटर, यस और नो। तो हम लोग फिर कल के केस में वापस चले गए इसके कंटिन्यूएशन में। तो अब आगे क्या होगा, क्या काम यहां जाके रुक जाएगा? बिल्कुल नहीं। अब जो है ये जो इंटरमीडिएट स्टेटस हम लोगों को मिला, वो स्टेटस क्या है कि जो फर्स्ट कैपेसिटर था जिसका कैपेसिटेंस C1 था, उसमें अभी भी चार्ज स्टोरेज बचा हुआ है। भाई कितने का चार्ज स्टोरेज है ना, वो चार्ज स्टोरेज वैल्यू है Q1 माइनस Q2 माइनस ऑफ Q1 माइनस Q2, यही ना होना चाहिए, हाँ या ना। C1 का जो अपना एग्जिस्टिंग रिमेनिंग चार्ज है वो यही ना होना चाहिए, Q1 माइनस Q2, कारण इसका टोटल Q1 में से ये Q2 सप्लाई किया, तब जाके तो सेकेंड कैपेसिटर को पूरी तरह से न्यूट्रलाइज कर पाया, हाँ या ना। तो इसका माने अब है कि C1 जिसका इनिशियल वोल्टेज कुछ V1 था, अब उसको कुछ V1 डैश मान लेते हैं, द न्यू वोल्टेज, द वोल्टेज दैट हैज ड्रॉप्ड। चार्ज लॉस के साथ साथ वोल्टेज का भी तो लॉस हुआ ना, दैट इज नाउ कनेक्टेड टू सच कैपेसिटर। इसका तो कैपेसिटेंस तो उतना ही रहेगा, बट अनफॉर्चुनेटली इट हैज बिकम न्यूट्रलाइज्ड, तो इसका इस स्टेट में न्यू पोटेंशियल जीरो हो गया। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? Now we can think about it is a connection as good as a charge capacitor is said to be connected to an uncharged capacitor। तो अब क्या है, लीडरशिप पहले भी इसके हाथ में था ना, लीडरशिप इसके पहले भी इसके हाथ में था जब ऑपोजिट प्लेट कनेक्टेड था। अब वो क्या किया, अपना चार्ज सप्लाई करके दूसरे को पूरी तरह से आउट ऑफ रेस कर दिया उसको मैच से ही बाहर निकाल दिया, कहा कि भाई तुमको मैंने अनचार्ज कर दिया पहले। तो अनचार्ज कर देने से उसका पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो गया, इसका भी घटा, लेकिन फिर भी अभी कुछ बचा हुआ है, पॉजिटिव है। सो नाउ फ्रॉम दिस इंस्टेंट ऑनवर्ड्स, फ्रॉम दिस इंटरमीडिएट स्टेप, फ्रॉम दिस इंटरमीडिएट स्टेप onwards, it appears to be a connection, it appears to be a connection between a charged capacitor, between a charged capacitor with an uncharged capacitor, with an uncharged capacitor, isn't it? तो एक चार्ज कैपेसिटर का एक अनचार्ज कैपेसिटर का नेटवर्क में बदल गया ये, ठीक है? इज दैट क्लियर? hence flow of charge will be continued, hence flow of charge will be continued from C1 to C2, from C1 to C2। अब जो चार्ज फर्दर इस इंटरमीडिएट स्टेप ऑनवर्ड्स जो चार्ज फर्दर फ्लो करेगा C1 से C2 के तरफ, अब जो है चार्ज का अब और क्वांटिटेटिव लॉस फ्रॉम द सिस्टम नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अब इस इंस्टेंट ऑनवर्ड्स जो चार्ज का फ्लो होगा dq, वो प्लस dq जाके यहाँ तो अब जीरो हो गया था, तब यहाँ प्लस जुड़ने लगेगा, यहाँ माइनस इंड्यूस्ड होने लगेगा। आर यू गेटिंग मी और नॉट?
तो इसका मतलब है कि यहाँ अगर चार्ज dq का लॉस हो रहा है तो यहाँ dq का गेन हो रहा है। From this intermediate step onwards, the charge lost by C1 will now be said to be received or added on to the plates of C2। यानी कि इस इंस्टेंट में जो चार्ज हम लोगों ने जो लिखा था Q1 माइनस Q2, now the system from this instant onwards till it reaches to the steady state, ये Q1 माइनस Q2 सिस्टम में कंजर्व्ड रह जाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आर यू ऑल अंडरस्टैंडिंग मी? Fine. So hence flow of charge will be continued from C1 to C2, where we can see, here we can see charge lost by C1, charge lost by C1 will be gained by C2. Therefore it will move towards steady state, it will move towards steady state with conserved charge system, with conserved charged सिस्टम। ठीक है, ये स्टेडी स्टेट के तरफ जाएगा एंड एट द स्टेडी स्टेट आई कैन से Q1 माइनस Q2 से कंजर्वेशन शुरू हुआ और लास्टली फाइनली C1 में कुछ रह जाएगा, लेट इट बी Q1 डैश, और फाइनली C2 में कुछ बन जाएगा Q2 डैश। आर यू गेटिंग मी? ये जो Q1 माइनस Q2 रह गया था एज अ रिमेनिंग चार्ज ऑन C1, when C2 got fully neutralized, that Q1 minus Q2 will be redistributed, holding a part of it as Q1 dash and the remaining will be transferred to C2 as Q2 dash. So therefore initial Q1 was value by C1 V1 and Q2 was C2 V2 at the absolutely starting instant of this process, and finally it takes to C1 into V common plus C2 into V common. Vc represents that V common, right? Already I have used the terms dash and all, so that's why I am not writing V dash this time. So Vc stands for the common voltage, so that common voltage will be C1 V1 minus C2 V2 divided by C1 plus C2. I hope you have understood this. So ये फाइनल कॉमन पोटेंशियल पे पहुंच के चार्ज शेयरिंग बंद हो जाएगा और दोनों कैपेसिटर सेम पोटेंशियल डिफरेंस में अपने अपने चार्ज स्टोरेज के साथ चार्ज सप्लाई बंद कर देगा, एंड इट विल बी नोन एज द फाइनल स्टेडी स्टेट सर्किट।